नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है क्लास 12th फिजिक्स के लेक्चर नंबर 5 में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो चलिए देखते हैं। विद्युत क्षेत्र वह भौतिक क्षेत्र है जो किसी विद्युत आवेश के चारों ओर उत्पन्न होता है और जिससे कोई अन्य परीक्षण आवेश रखने पर वह विद्युत बल का अनुभव करता है। कोई विद्युत आवेश होता है जो हमारा कोई भी आवेश वो अपने चारों तरफ क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और इस विद्युत क्षेत्र में, इस एरिया में अगर हम लोग क्या करें, किसी भी परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें हम आवेश को लाकर देखते हैं कि वह बल का अनुभव कर रहा है कि नहीं कर रहा है उस क्षेत्र में। तो हम उस क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को लाकर यह देखते हैं कि वह विद्युत बल का अनुभव कर रहा है कि नहीं। और जो हमारा विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होती है, सदिश राशि होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यह किसी बिंदु पर, जैसे कि आप लोग यहाँ देखिए, ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र है, इसका एग्जांपल है। और यहाँ पर हम लोग क्या रखे हैं, क्यू नॉट की कोई परीक्षण आवेश रखे हैं इस पूरे विद्युत क्षेत्र में। तो ये क्या करेगा, विद्युत बल का अनुभव करेगा। तो आगे देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। यह किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव की माप को बताता है। इसका अर्थ है कि हमारे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो किसी बिंदु आवेश पर कितना विद्युत क्षेत्र है उसका माप बताता है। आगे पढ़िए देखिए, यह किसी बिंदु पर प्रति इकाई आवेश पर कार्य करने वाले बल को दर्शाती है। तो यह हमारे बिंदु आवेश पर कितने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका माप बताता है। और क्या करता है, कोई विद्युत आवेश हमारा क्या है, या किसी बिंदु पर और प्रति इकाई आवेश पर कार्य करने वाले बल को दर्शाती है। तो इससे हमारा क्या लिखा गया है, यहाँ से जो यहाँ तक ये हमारा लिखा गया है, इस सूत्र को ही हम लोगों ने शब्दों में लिख दिया है। तो देखिए, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला जो ऊपर हमारा बल है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यह इसी को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। ये हमारा क्या है, आप लोग को पता है, परीक्षण आवेश को क्यू नॉट से दर्शाते हैं, लिखते हैं। अब देखिए आगे क्या है हमारा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। तो हम लोग किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी पॉइंट चार्ज के कारण, टेस्ट चार्ज के कारण, परीक्षण आवेश के कारण जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना है वो करते हैं। वो क्या निकल कर आएगी, तो इसकी गणना करने के लिए किसी बिंदु आवेश के कारण, वहां पर हमारे बिंदु आवेश के कारण उस पर कितना विद्युत क्षेत्र लग रहा है, उसकी तीव्रता क्या है, माप क्या है, तो उसकी गणना करने के लिए पहले हम लोगों को कुछ मानना पड़ेगा। जैसे पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या माना एक आवेश क्यू है, जो कि हमारा क्यू क्या है, स्रोत आवेश। स्रोत आवेश क्या करता है, अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो हमारा मेन आवेश होता है। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कोई न कोई आवेश जो होता है वो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और उसमें हम लोग परीक्षण आवेश लाकर, टेस्ट चार्ज लाकर उसकी हम लोग क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे कि उस टेस्ट चार्ज पर हमारा कितने विद्युत क्षेत्र लग रहा है, उसकी तीव्रता क्या है। तो चलिए आगे देखिए, माना एक आवेश क्यू है जो कि हमारा क्या है, स्रोत आवेश है, के विद्युत क्षेत्र में, मतलब कि स्रोत आवेश की क्यू के विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु क्या है, पी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। स्थित विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु पी पर हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है हम लोगों को। और क्या है आगे, माना बिंदु पी आवेश क्यू से आर दूरी पर स्थित है। तो हम लोगों ने इतना मान लिया है। ये देखिए हमारा क्या है, ये स्रोत आवेश है, ये हमारा स्रोत आवेश है क्यू, और इससे कुछ दूरी पर हमारा बिंदु पी है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, परीक्षण आवेश को रखा है, ये टेस्ट चार्ज, जो कि हमें बताएगा कि यहाँ पर कितना, इसके विद्युत क्षेत्र में कितना इस पर विद्युत बल लग रहा है, उसकी तीव्रता क्या है विद्युत क्षेत्र की। तो इसका बल हमारा क्या है, इस दिशा में है। और आगे क्या है, हम परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बिंदु पी पर रखते हैं। क्यू नॉट पर विद्युत क्षेत्र में बल F लगता है। तो हमारा क्यू नॉट परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र में हमारा क्या लगता है, बल F लगता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र में अगर इसको रखते हैं तो इस पर हमारा बल F लगेगा, F बल लगेगा, इसको माना है हम लोगों ने। तो आगे देखिए, क्यू नॉट इंटू सी पर बल F है,
तो हम लोगों ने फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखें तो क्यू नॉट जो सी है हमारा कूलॉम है, क्यू नॉट आवेश पर जो कि परीक्षण आवेश है, इस पर हम लोगों ने क्या माना है, बल F लग रहा है जो कि लगता है बेसिकली विद्युत क्षेत्र में। तो क्यू नॉट पर इतना बल लग रहा है F, तो हमारा एक कूलॉम वही पूछा है कि एक कूलॉम पर कितना बल लगेगा। तो क्यू नॉट कूलॉम आवेश पर बल F लग रहा है, तो एक कूलॉम का निकालेंगे तो F बाई क्यू नॉट कर देंगे, बल से हमारा क्या इस क्यू नॉट को परीक्षण आवेश को डिवाइड कर देंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर क्या आएगा, ये आप लोग बिंदु P पर हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो हम लोगों ने माना है बिंदु P पर हमारा Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इसके बराबर में क्या हो जाएगा, ये F बाई क्यू नॉट। F बाई क्यू नॉट क्या है, एक कूलॉम पर बल। तो F बाई क्यू नॉट यानी कि प्रति इकाई आवेश पर हमारा लगने वाला बल। एक कूलॉम यहाँ पर हम लोग इसलिए नहीं मान के चलते, देखिए यहाँ पर अगर क्यू नॉट के स्थान पर हम लोग एक ही कूलॉम माने तो एक कूलॉम हमारा बहुत बड़ा आवेश हो जाएगा जिसकी हम लोगों को गणना करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बिंदु आवेश को मान के चलते हैं, उससे गणना करने में आसानी होती है। आगे देखिए आगे क्या है, आगे हम लोग यहाँ तक देख लिए हैं। अब आगे देखिए, आगे हम लोग क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए यहाँ पर F देखिए, F का सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है। F जो कि कूलॉम बल के अनुसार अगर हम देखेंगे कूलॉम के नियम से, F इज इक्वल टू क्या होता है, K Q1 के स्थान पर क्या रखेंगे, यहाँ पर स्रोत आवेश हमारा Q है और Q2 के स्थान पर हम क्या रखेंगे, Q नॉट जो कि हमारा क्या है, परीक्षण आवेश। तो Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, अपॉन क्या है, Q नॉट है हमारा। Q नॉट क्या है, इस फॉर्मूले में हम लोगों ने निकाला है, Q नॉट भी परीक्षण आवेश है जिस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं। तो आगे देखिए EP क्या है, P बिंदु पर हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा देखिए कैसे करते हैं, इसके अपॉन में जब मान लेते हैं एक, तो हमारा ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाता है और अंदर वाला, तो क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर से हमारे क्यू नॉट मल्टीप्लाई होके आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट हो जाएगा और ये एज इट इज हमारा बटे में चलेगा। तो इससे हम क्या करेंगे, देखिए के क्यू नॉट और आर स्क्वायर क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा हमारा, ईपी पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकल कर आई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो कि हमारा क्यू आप लोगों को पता है स्रोत आवेश है, के एक नियतांक है और हमारा आर स्क्वायर है दूरी, आर है दूरी, उसका स्क्वायर लेते हैं। कूलॉम नियम के अनुसार हमारा यहाँ तक हम लोग आ गए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हम लोगों ने की किस बिंदु पर, पी बिंदु पर, जिसको हम लोगों ने माना था। तो आगे देखिए ये जो सूत्र निकल कर आया है, इसका हम लोग अगर ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ क्या होगा उसको समझते हैं। देखिए ग्राफ अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इज इक्वल टू ये हो गया, ईपी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर इतना निकाल लें हम लोग। तो अगर हम लोग बराबर का साइन हटा दें तो यहाँ पर क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा। तो हमारा समानुपातिकता का चिन्ह आ जाता है अगर हम लोग किसी भी फार्मूले में इज इक्वल टू या बराबर का चिन्ह हटाते हैं तो आगे देखिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह हटाने पर यहाँ पर हमारा क्या आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह आ गया, जो कि 1/r स्क्वायर। पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा किसके व्युत्क्रमानुपाती है, 1/r स्क्वायर के। इसका अर्थ है कि अगर हमारी दूरी बढ़ेगी, दूरी अगर बढ़ रही है आर स्क्वायर से, तो हमारा क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तेजी से घटेगी। तो आप यहाँ पर इसका ग्राफ ऐसा होता है, आप लोग देखिएगा, ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र ऊपर और यहाँ पर हमारा आर, इनके बीच क्या है, ग्राफ है आर स्क्वायर। तो अगर हमारा क्या हो रहा है, दूरी बढ़ रहा है आर स्क्वायर के दर से, तो हमारी क्या होगी, विद्युत क्षेत्र में बहुत तेजी से गिरावट आएगी, दोगुने से गिरावट आएगी, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर से बढ़ रहा है, इसीलिए हमारा क्या होगा, यहाँ पर आर स्क्वायर से गिरावट भी आएगी, उतने से हमको गिरावट भी देखने को मिलेगा, किसमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। तो आगे हमारा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है इससे रिलेटेड, उसको देखते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, उसको न्यूटन प्रति कूलॉम अथवा वोल्ट पर मीटर होता है। वोल्ट पर मीटर कहाँ से आएगा, क्योंकि देखिए न्यूटन पर कूलॉम होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए
वोल्ट पर मीटर क्या होता है, 1 न्यूटन प्रति कूलाम जो होता है हमारा किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट पर मीटर के। तो ये दोनों बराबर होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम तो होता ही है, और साथ में ही वोल्ट मीटर को भी हम लोग कह सकते हैं कि ये भी होता है, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं इसीलिए। अब देखिए इसके विमीय सूत्र की गणना करते हैं। जो हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उससे जो हम लोगों ने सूत्र निकाला है उसका क्या करेंगे, विमीय सूत्र क्या है उसको देखते हैं। तो देखिए पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, बेसिक वाला क्या था, E इज इक्वल टू विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र। वैसे हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलम है, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, देखिए E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, एफ बाई क्यू नॉट। अब हमारा एफ बाई क्यू नॉट है, एफ का विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, एफ का आयाम क्या होता है, ये पहले तो देखिए एफ हमारा बराबर किसके होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो बल बराबर जो हमारा होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। तो द्रव्यमान का हमारा आयाम क्या होता है, द्रव्यमान को किससे दर्शाते हैं, द्रव्यमान को m से दर्शाते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो द्रव्यमान को m से दर्शाया जाता है, और हमारा जो त्वरण है इसको किससे दर्शाते हैं, एल टी माइनस टू। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं द्रव्यमान को m से एल टी माइनस टू, और अपॉन में क्या है हमारा परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। तो पहले तो आप आवेश है, एक आवेश है तो आवेश किसके बराबर होता है, आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुना क्या होता है, समय। तो विद्युत धारा का हम किससे दर्शाते हैं, धारा इंटू समय। तो धारा को हम लोग एम्पियर से दर्शाते हैं जिसका मात्रक है आई। यहाँ पर समय को किससे दर्शाते हैं, टी से। तो यहाँ पर हमारा विमीय सूत्र क्या निकल कर आ जाएगा, विमीय सूत्र हमारा आएगा, देखिए टी ऊपर जाएगा तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, टी -3, और आई ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या है एफ बल, यहाँ पर क्या है, सॉरी देखिए आप लोग पहले इसको निकालते हैं, MLT-3 अपॉन में क्या हमारा आई है, विद्युत धारा का जो मात्रक है आई है। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल कर आएगा, फुल एंड फाइनल MLIT-3, ये हमारा क्या निकल कर आएगा, जो इसका विमीय सूत्र निकल कर आएगा। ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा, इसको निकालने की नीड नहीं रहेगी एग्जाम में, क्योंकि ये 1-2 नंबर में आ सकता है। लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, आप लोग ये हमारा क्या नोट कर लीजिए। अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है उस पर चलते हैं। किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी। तो पहला तो हमारा क्या है, किसी आवेश, अगर वो आवेश हमारा धनात्मक है, जैसे कोई आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र में जो बल लग रहा है उस पर, तो उसकी दिशा हमारी क्या होगी, उसकी दिशा किस दिशा में होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी कि उसके विपरीत दिशा में होगी। तो देखिए जब हम धनात्मक आवेश लेते हैं, जैसे हमारा ये क्या है यहाँ पर, ये अगर हमारा क्या है, ये हमारा अगर ये स्रोत आवेश मान लीजिए, ये अगर हमारा धनात्मक है और ये अपने स्रोत आवेश जो होता है अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा मान लीजिए परीक्षण आवेश है क्यू नॉट, ये भी पॉजिटिव है, और यहाँ इसके विद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र में हमारी जो है बल की दिशा क्या होगी, तो इसमें हमारा बल की दिशा होगी विद्युत क्षेत्र के दिशा में होगी। बल की दिशा जो हमारी होगी वो विद्युत क्षेत्र में, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है, बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है जब हमारा क्या होता है, स्रोत आवेश जब प्लस क्यू होता है, प्लस होता है जब। क्यों होती है, देखिए क्योंकि हमारा जो हमारा विद्युत क्षेत्र में जो हमारा आवेश होता है, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो प्लस से माइनस की तरफ जाती है, प्लस से माइनस की तरफ, और जो हमारी विद्युत क्षेत्र में जो हमारी विपरीत दिशा होती है वो माइनस से प्लस की तरफ। तो इसलिए जब हम प्लस से माइनस की तरफ को बढ़ेंगे तो हमारी क्या होगी, बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। जब हम प्लस से माइनस की तरफ बढ़ेंगे तो
विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी तरफ होगी, क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ हमारी विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। और बल की दिशा हमारी क्या हो जाएगी, बल क्योंकि इधर जा रहा है, प्लस क्यों हमारा आवेश है, तो हमारी क्या होगी, बल की दिशा भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाएगी। अब देखिए, अब हमारा क्या है अगला, अगर आवेश क्या हो, स्रोत आवेश मान लीजिए कोई ऋणात्मक आवेश हो, तो स्रोत आवेश मान लीजिए हमारा क्या है, ऋणात्मक है, माइनस क्यू। अगर माइनस क्यू स्रोत आवेश है तब क्या होता है, देखिए इसके जो चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है माइनस क्यू स्रोत आवेश के, वहां पर हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है। आप लोग ये मेन बात जो है याद रखिएगा, ये मूल बात है इसकी, कि जो है हमारे विद्युत क्षेत्र की दिशा वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होती है। तो जो हमारे ऋणात्मक, जब हमारा स्रोत आवेश क्या हो, ऋणात्मक हो, तब विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी, इसके विद्युत क्षेत्र में हमारी बल की दिशा किस तरफ होगी। तो जब हमारा ऋणात्मक होगा तो इसके विद्युत क्षेत्र में बल जो हमारा होगा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में होगा। अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, इधर चल रहा है, तो हमारा बल किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, इसके उल्टे दिशा में होगा। तो देखिए बल की दिशा हमारे विद्युत क्षेत्र की क्या होगी, विपरीत दिशा में होगी, अगर क्या है माइनस क्यू ऋणात्मक आवेश है तो। अब इसका एक सूत्र होता है बल की, हमको क्या है कि बल की दिशा ज्ञात करने का। तो क्या है सूत्र, कहाँ से आया है, हम लोगों ने मेन सूत्र पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता था किसी इकाई आवेश के कारण जो हमारा उस पर बल लग रहा होता है, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता था। ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर बाई क्यू। क्यू जो कि हमारा क्या होता था, एक परीक्षण आवेश होता था। तो यहाँ पर हम अगर एफ का सूत्र निकालेंगे बल का, एफ वेक्टर का, एफ की दिशा किस तरफ होगी, या इसका दिशा और परिमाण इससे दोनों निकल सकता है। तो देखिए एफ का हम लोग निकालेंगे तो ये इधर जाएगा, ये इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा ई के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। तो ई इंटू क्यू हमारा हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एफ के बराबर में ये आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा सूत्र बन जाता है किसका, किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पर जो बल लग रहा होता है उसकी दिशा ज्ञात करने का, या परिमाण इससे निकल सकता है। तो देखिए हम आगे सवाल करते हैं अपना। हमारा सवाल क्या है, +2 माइक्रोकूलाम के आवेश को 2 न्यूटन प्रति कूलाम 2 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। इस पर कार्यरत बल एवं इसकी क्या करना है, दिशा की गणना करनी है, दिशा ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा हमारा। पहले तो ये समझ लीजिए माइक्रो का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। 2 माइक्रोकूलम को अगर हम लोग विस्तार में थोड़ा लिखेंगे तो ये क्या होगा, स्टैंडर्ड में लिखेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 10⁻⁻⁶, क्योंकि माइक्रो जो होता है हमारा 10 की घात क्या होता है, -6 होता है, 10⁻⁻6 ये कूलम हो जाएगा। तो हमारा आवेश जो दे रखा है +2 माइक्रोकूलम, और जो हमारा विद्युत क्षेत्र है +2 माइक्रोकूलम क्या है, 2 न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो जो हमारा Q तो हमारा ये दे रखा है, आवेश जो है 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है, और जो हमारा विद्युत क्षेत्र है E है वो क्या है, 2 है, 2 न्यूटन पर कूलम। तो अब हमको क्या निकालने को बोला है कि इस पर कार्यरत बल एवं इसकी दिशा की गणना कीजिए। तो इस पर कितना बल कार्यरत होगा, वो हम लोगों ने फार्मूला देखा है, F वेक्टर इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट Q। तो देखिए इसका कैसे निकलेगा, ये सूत्र में इसको हम वैल्यू पुट करते हैं तो निकलेगा F वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, हमारा क्या है विद्युत क्षेत्र दे रखा है कितना, 2 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पर 2 रखिए और इनटू में क्या करेंगे, हमारा क्या आवेश कितना दे रखा है, 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, 2 गुणे 10 की घात -6 कूलम इंटू 2। तो देखिए गुणा 2, तो इसका गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो फाइनल हमारा क्या निकल कर आता है, 4 गुणा 10 की घात -6 कूलम। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा फाइनल बल की दिशा है, हमारा जो परिमाण निकल कर आया है वो पॉजिटिव है। तो बल की दिशा इसका मतलब है कि धनात्मक है।
अगर हमारा आवेश क्या है, आवेश तो हमको पॉजिटिव में दिया है, अगर आवेश प्लस की होता था तो क्या होता था, बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती थी। तो देखिए यहाँ पर आप लोग लिख देंगे कि जो हमारे बल की दिशा है वो किसकी दिशा में है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा आप लोगों को पता है कि ये प्लस से माइनस की तरफ मूव कर रही है, जा रही है। अगर माइनस क्यू है तो हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाती थी, माइनस से जब प्लस की तरफ आती थी विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र जब हमारा आता था तो हमारी विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत हो जाती थी, ऋणात्मक से जब पॉजिटिव की तरफ, धनात्मक की तरफ आती थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये तो हमारा हो गया, अगला क्वेश्चन करते हैं कि अगला क्या है। देखिए किसी इलेक्ट्रॉन के कारण ये के है, इसको ठीक कर लीजिए, ये के कारण 1 मीटर है, ये थोड़ा सा गया है। किसी इलेक्ट्रॉन के कारण 1 मीटर की दूरी पर क्या है, निर्वात में, और दूसरा क्या बोला है, जल जिसका परावैद्युतांक 80 है में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो देखिए 1 मीटर पर हमारे किसी आवेश के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण 1 मीटर दूरी पर निर्वात में और जल में हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लीजिए पी बिंदु पर हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, किसके कारण, स्रोत आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इसका हम लोगों ने फॉर्मूला क्या देखा था, फॉर्मूला क्या भी पढ़ा है हम लोगों ने, इसका K इज इक्वल टू क्या है, नहीं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या निकाला था, K इज इक्वल टू के क्यू अपॉन क्या था, आर स्क्वायर था। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, पहला बोला है निर्वात में, क्योंकि निर्वात और हमारे क्या होता है, वायु का जो परावैद्युतांक होता है वो लगभग समान होता है, हल्का फुल्का फर्क होता है, तो होता होगा, क्योंकि जो निर्वात में जब हमारा वायु में जो होता है, निर्वात की तुलना में वायु में जो धूल कण मिट्टी आ जाते हैं, तो इसके कारण हमारा क्या हो जाता है, वायु का विद्युतशीलता जो है, परावैद्युतांक निर्वात से थोड़ा ज्यादा हो जाता है, लेकिन वैसे देखें तो लगभग समान होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, ई एयर यानी कि वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे सॉरी जो कि लगभग निर्वात में समझा जाएगा, क्योंकि दोनों का परावैद्युतांक लगभग समान होता है। तो के की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, के की वैल्यू आप सबको पता है 9 गुणा 10 की घात माइनस 9 गुणा आवेश क्या दे रखा है, आवेश हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन की 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। और हमारा आर क्या दे रखा है, आर जो है, आर क्या दे रखा है फार्मूले में पुट करने के लिए, वो 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आता है, जो वायु में, या कह सकते हो कि निर्वात में हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है, इतनी आ जाएगी। अब देखिए माध्यम में देखते हैं, अगर माध्यम में आप लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ई एयर यानी कि निर्वात में हमारा जो है, या वायु में, निर्वात में जो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको किससे डिवाइड कर देंगे, एप्सिलॉन आर से। एप्सिलॉन आर जो कि हमारा परावैद्युतांक होता है। जिस माध्यम में आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है उसका आप लोगों को उससे किससे डिवाइड करेंगे, उसके परावैद्युतांक से। तो जल में हम लोगों को ज्ञात करनी है, तो जल का परावैद्युतांक क्या दे रखा है, 80 है, 80। तो यहाँ पर 80 रख देंगे उसके स्थान पर, और हमारा जो है निर्वात में हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी आई है। एक की यहाँ पर, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, और किसी भी संख्या के आगे जब नीचे एक आता है तो उसकी कोई वैल्यू एक की होती नहीं है, तो उस संख्या को एज इट इज लिख देते हैं हम। तो इसको एज इट इज लिख देंगे ऊपर वाले को, 9 गुणा 10 की घात माइनस 9 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 हो जाएगा। तो अपॉन में कितना होगा, यहाँ पर एप्सिलॉन आर है जो कि हमारा क्या है, परावैद्युतांक है। तो किसका परावैद्युतांक लिखेंगे, जल का। तो जल का परावैद्युतांक दे रखा है होगा आपको लोगों को क्वेश्चन में, उसका होता है 80। और यहाँ से आप लोग जो निकालेंगे
वो हमारे क्या मिल जाएगा, माध्यम में यानी कि जल में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगी। कैलकुलेशन करने पर आप लोग कैलकुलेशन इसको करिएगा। हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा, कैलकुलेशन आप लोग खुद से करिएगा। तो आगे हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड FIELD इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या है उसको देखिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको पढ़िए। विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो हमारी क्या होती हैं, जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा को दर्शाती हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हमारी कोई किसी भी प्रकार की रेखाएं जो हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करेंगे, वो अगर हमारी क्या कर रही हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शा रही हैं, तो हमारी क्या हो जाएंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो जाती हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की रेखा अगर आपको क्या कर रही है, विद्युत क्षेत्र की दिशा या उसकी तीव्रता को अगर आपको डिनोट कर रही है, दर्शा रही है, तो क्या हो जाएगी, हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं उसको माना जाएगा। तो आगे देखिए, इसका एक और हम लोग क्या कर लेते हैं, अनदर हम डेफिनेशन देखेंगे, तो उससे भी आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जिस पर हमारा क्या होता है, खींची गई स्पर्श रेखाएं उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। तो अगर आप लोगों को विद्युत क्षेत्र की दिशा को पता करना हो किसी विद्युत क्षेत्र रेखा पर, तो अगर कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा है, मान लीजिए जो रेड से बना है ये लाइन, ये हमारा क्या है, पैराबोलिक टाइप, ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा है। तो इस पर अगर हम लोग क्या करेंगे, स्पर्श रेखा, जो कि टेंजेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, स्पर्श रेखा खींचेंगे जो कि इसको केवल स्पर्श करेगी। आप लोग देख सकते हैं स्पर्श कर रही है केवल, तो क्या होगी, वो हमारी विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। कि कोई भी हो, कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा हो, आप अगर उस पर क्या करेंगे, इस प्रकार की स्पर्श रेखा खींचेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग को ड्रॉ करते हैं, देखिए अगर यहाँ पर आप लोग बनाएंगे, यहाँ पर भी बनाएंगे, तो यहाँ पर भी जो हमारा क्या हो रहा है, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो हमारी क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र रेखा पे जो हमारी स्पर्श रेखा होती है क्या बताती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को। तो इसका डेफिनेशन कैसे, इसी से बना है, इसका एग्जाम्पल से। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं। देखिए ये हमारी जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है जिसको हम लोग अपनी कल्पना से बनाते हैं। किसको दर्शाने के लिए, जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा, इस पर हम लोग अगर स्पर्श रेखा कोई बनाते हैं तो ये क्या दर्शाती है, उस बिंदु पर, यानी कि जिस पॉइंट पर हम लोग क्या बनाएंगे, स्पर्श रेखा बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे टेंजेंट, उस पॉइंट पर क्या बताती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। यानी कि किस डायरेक्शन में हमारा विद्युत क्षेत्र है उसको हमारा बताता है ये। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम आगे देखते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कुछ महत्वपूर्ण गुण क्या हो सकते हैं, उनको देखते हैं। अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, इनके कौन कौन से गुणधर्म ये प्रदर्शित करते हैं उनको समझते हैं। पहला है हमारे एकल आवेश के विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो जो कोई भी हमारा एक आवेश होता है जब, तो वो कौन से विद्युत क्षेत्र में वो कौन से गुण प्रदर्शित करता है उसको देखते हैं। उसमें पहला पॉइंट हमारा, यदि आवेश धनात्मक प्लस क्यू है, प्लस क्यू इसका मतलब धनात्मक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश से बाहर की ओर निकलती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो देखिए आवेश हमारा क्या है, प्लस क्यू है, प्लस है, तो हमारी क्या होंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होंगी, जो उनमें से रेखाएं निकलेंगी विद्युत क्षेत्र। पहले तो ये जानिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हमारी होती हैं वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को और उसकी तीव्रता को प्रदर्शित करती हैं। तो हमारी ये क्या करेंगे, प्लस, अगर प्लस क्यू आवेश है तो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से अनंत की ओर जाती हैं, धनात्मक से अनंत की ओर जाती हैं, तो बाहर से निकलती हैं और अनंत की तरफ जाती हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है, यदि आवेश ऋणात्मक हो तो रेखाएं अनंत से आवेश की ओर आती हैं। यदि हमारी आवेश जो है, यदि हमारा ऋणात्मक है, माइनस क्यू है, तो हमारी रेखाएं क्या होंगी, जो विद्युत बल रेखाएं जिनको कह सकते हैं, और जिनको विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये दोनों कहते हैं। तो
हमारी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कहाँ अनंत से किसकी तरफ आएंगी, ऋणात्मक आवेश की तरफ, आवेश की तरफ आएंगी, आवेश की तरफ आकर वहां पर समाप्त हो जाती हैं उस पर। तो पूरा पढ़िए, यदि आवेश ऋणात्मक हो माइनस क्यू हो तो रेखाएं अनंत से आ रही हैं किसकी तरफ, अनंत से आवेश की ओर आती हैं और आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। इसका मतलब है अनंत से आवेश की तरफ आकर इस पर समाप्त हो जाती हैं। अब आगे दूसरा वाला गुणधर्म क्या कहता है, देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं का दूसरा गुणधर्म क्या है, धनात्मक प्लस क्यू और ऋणात्मक माइनस क्यू के संयुक्त विद्युत क्षेत्र में। इसका मतलब है कि धनात्मक प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्लस और माइनस दोनों धनात्मक और ऋणात्मक मिलकर कोई विद्युत क्षेत्र बनाते हैं, तब उसमें क्या होता है, संयुक्त विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से शुरू होती हैं और ऋणात्मक पर समाप्त हो जाती हैं। तो जब हमारा पॉजिटिव और निगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश जो होता है विद्युत क्षेत्र बना रहा होता है अपने चारों तरफ, तो उसमें क्या होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक से निकलती हैं और ऋणात्मक पे हमारी क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो ऐसे ही अगर हमारा दोनों आवेश धनात्मक हो, यानी कि पॉजिटिव धनात्मक के कारण अगर हमारी विद्युत क्षेत्र बन रहा हो, तो उस केस में हमारा होता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये दोनों विकर्षण के कारण, प्लस प्लस आवेश विकर्षण के कारण, धनात्मक विकर्षण के कारण हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इनके विपरीत दिशा में चली जाती हैं, प्लस से निकलती हैं और अनंत की तरफ चली जाती है। यहाँ पर भी प्लस से निकलती है और अनंत की तरफ चली जाती है। ये दोनों मिलती नहीं है क्योंकि यहाँ पर विकर्षण होता है समान आवेश के कारण। और वैसे ही माइनस माइनस का भी होता है, जहां समान आवेश हो वहां विकर्षण होगा। तो इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी हमारी अनंत की तरफ चली जाती हैं आवेश से निकलकर, क्योंकि यहाँ पर विकर्षण हो रहा है ना, इसलिए। तो अब हमारा क्या है, अब तीसरा गुणधर्म क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। तीसरा वाला पढ़ते हैं, स्थिर विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं कभी बंद वक्र नहीं बनाती हैं। तो जो हमारा स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है उसमें हमारी बल रेखाएं जो होती हैं, जिनको हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं, वो हमारी बंद वक्र नहीं बनाती हैं। इसका मतलब वो बंद लूप नहीं बनाती हैं, जैसे कि एक लूप होता है, इसे बंद लूप नहीं बनाती हैं। लूप कैसा भी हो सकता है, देखिए ऐसा ऐसा। तो हमारी क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इनमें स्थिर विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी बंद वक्र नहीं बनाती हैं। इसका कारण क्या है, क्यों नहीं बनाती हैं, क्योंकि वे संरक्षित क्षेत्र की प्रकृति के नियम का पालन करती हैं। अब हमारा ये संरक्षित क्षेत्र क्या होता है, इसको समझिए। संरक्षित क्षेत्र वो होता है, देखिए पहले तो संरक्षी जानिए। संरक्षी कोई, ये हमारा स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है संरक्षी होता है। इसको प्रारंभिक और अंतिम बिंदु से मतलब होता है, इसको बीच के पथ से कोई मतलब नहीं होता है। तो पहली बात तो जो हमारी स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, बंद वक्र नहीं बनाता है। ये पॉजिटिव से जाकर निगेटिव पर समाप्त हो गया। यहाँ देखिए बंद वक्र नहीं बन रहा है। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर बंद वक्र बन रहा है पॉजिटिव और निगेटिव में। तो यहाँ पर बंद वक्र जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ से हमारी रेखा उठी और यहाँ पर समाप्त हो गई। ये दूसरी रेखा है, ये दूसरी है, ये दूसरी है। ये आप लोग बंद वक्र मत समझ बैठिएगा। तो हमारी जब प्लस प्लस में, वैसे देखिए यहाँ पर भी बंद वक्र नहीं बन रहा है, यहाँ पर रेखाएं अनंत की तरफ चली जा रही हैं, तो क्लोज्ड लूप बंद वक्र नहीं बन पा रहा है कहीं भी। देखिए अब हमारा क्या है, संरक्षित क्षेत्र की प्रकृति क्या है उसको समझते हैं। संरक्षित क्षेत्र की प्रकृति के नियम का पालन करती है। तो ये क्या है, जब भी हमारे दो आवेश दिए रखे हैं, जैसे देखिए पहला आवेश है, ये दूसरा आवेश। अगर मान लीजिए पहला आवेश हमारा दूसरे पर गया और दूसरा दूसरे से होकर फिर पहले पे आ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, कुल कार्य हमारा शून्य होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बंद लूप बन रहा है, पहले से दूसरे पर गया फिर दूसरे पे पहले से, यानी कि अपने शुरुआती बिंदु पर वापस आ गया, प्रारंभिक से अंतिम पर गया, अंतिम से फिर प्रारंभिक पर आ गया। तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर बंद लूप ऐसे बनता है, ऐसे बनेगा बंद लूप। तो हमारा यहाँ पर कुल कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब भी कुल कार्य हमारा क्या हो जाएगा, कुल कार्य शून्य होना चाहिए,
शून्य होना चाहिए, तब हमारा क्या बनता है, बंद लूप बनता है। किसमें, संरक्षित क्षेत्र की प्रकृति में बंद लूप ये बन रहा है, बंद पथ। तो हमारा यहाँ पर किससे मतलब है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु से मतलब है, इसके पथ से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो इसे हम कहते हैं क्या, संरक्षित क्षेत्र की प्रकृति है। तो यहाँ पर हमारा कंजर्वेटिव फील्ड है, इसको इंग्लिश में कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं, संरक्षित क्षेत्र को। तो आगे देखिए, यहाँ पर अभी और समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एक, जैसे मानिए -2 कूलम आवेश है माइक्रो कूलम, और प्लस मान लीजिए +3 माइक्रो कूलम आवेश है। तो -2 माइक्रो कूलम आवेश, अगर यहाँ पर इसको हम रफ कर देते हैं, रफ तो समझते हैं अच्छे से। तो हमारा +2 माइक्रो कूलम जब -3 पर जाता है और वापस -3 पर जाता है, तो क्या हो जाता है, देखिए प्रारंभिक और अंतिम बिंदु से मतलब होता है संरक्षी में, क्योंकि स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। तो यहाँ पर ये 5 बन जाता है, यहाँ 2 + 3 कुल मिलाकर 5 हो जाता है, ये इस पर जाता है। तो अब वापिस अगर इस पे से हमारा इस पे आ जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, एक बंद लूप बन जाता है। यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, तो 3 2 क्या हो गया, फिर 5 बन गया। तो हमारा कुल विस्थापन जो हो गया सॉरी, कुल विस्थापन जो हो गया हमारा 0 हो गया। जब भी कोई चीज जहां से उसने शुरुआत किया था उसी बिंदु पर, अपने प्रारंभिक बिंदु पर पुनः पहुंच जाए, तो वहां पर विस्थापन 0 हो जाता है, कुल कार्य 0 हो गया। तो उससे ही हम क्या कहते हैं, संरक्षित क्षेत्र की प्रकृति है यही, इसकी प्रकृति यही है, इसके नियम की पालना करता है। तो देखिए इससे कैसे रिलेट करता है। तो ये तो वैसे स्थिर विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं कभी बंद वक्र नहीं बनाती हैं, क्योंकि वे संरक्षित क्षेत्र की प्रकृति के नियम का पालन करती हैं। तो कैसे इससे रिलेटेड है, स्थिर विद्युत क्षेत्र कह रहा है, मेनली स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसकी दिशा को बताता है। तो वो कह रहा है कि भाई मैं आपके नियम को, जैसे ये कह रहा है कि सर मैं आपके नियम को पालन करूंगा, जो आप कह रहे हैं मैं उसके विरुद्ध नहीं जाऊंगा, लेकिन क्या होगा कि मुझे आपसे लेना देना ही नहीं है, मैं क्यों बंद वक्र बनाऊंगा, जब मेरी प्रकृति है, क्या है उसकी प्रकृति, कि विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताना और उसकी तीव्रता को, तो मैं फालतू का क्यों यहाँ पर बंद वक्र बनाकर अपनी प्रकृति को तबाह नाश करूंगा। तो देखिए वो बंद वक्र नहीं बनाएगा, तो वो क्या करेगा, इसका पालन करेगा। तो उसी कारण से क्या होगा, यह बंद लूप नहीं बनाएगा। अगर बंद लूप बना भी लेगा मान लीजिए हाइपोथेटिकली, तो क्या होगा, काल्पनिक रूप से बंद लूप अगर इसने बना भी लिया, तो यहाँ पर कार्य 0 हो जाएगा। ये जो इसका काम है वो नहीं कर पाएगा, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को नहीं दिखा पाएगा, दर्शा पाएगा। तो इसलिए नहीं बनाता है, इस नियम का ये उल्लंघन नहीं करता है। अगर ये इस नियम का उल्लंघन कर दे तो क्या होगा, ये स्थिर विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं बंद लूप बना देंगी। तो ये पहली बात तो ये बनाती नहीं है, ये इनकी प्रकृति होती है। जैसे क्या, इंसान की प्रकृति क्या होती है, हर एक इंसान की अलग अलग प्रकृति होती है, कोई ज्यादा गुस्सा करता है, कोई ज्यादा क्या होता है, खुश मिजाज होता है। तो वैसे इसकी प्रकृति है अपने आप में क्या, कि ये बंद लूप नहीं बनाती है, इनका वर्क कुछ और है, इनका काम कुछ और है। तो यहाँ पर देखिए प्लस से जाकर माइनस पर समाप्त हो जाती है, तो ये बंद लूप नहीं बना पाती, तो इस नियम का तो उल्लंघन नहीं करती। अगर आप लोगों को, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन, देन आई विल टेल यू अनदर, मतलब इसका कि अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई है तो मैं आपको दूसरा बता देता हूँ। यहाँ तक आप लोग लिखिए, स्थिर विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं कभी बंद वक्र नहीं बनाती हैं। क्योंकि के आगे आप लोग लिखिए अपने नोट्स में, क्योंकि वो प्रारंभिक बिंदु से अपने प्रारंभिक बिंदु पर पुनः वापस लौटकर नहीं आ सकती हैं। जहां से वो निकली हैं वो रेखाएं वहां पुनः नहीं आ सकती हैं। इस कारण से हमारा क्या होगा, वो कभी भी बंद वक्र नहीं बना पाएंगी। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम अपने अगले गुणधर्म पर चलते हैं। अगला गुणधर्म क्या है हमारा, चौथा वाला, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यदि ऐसा होता तो उस बिंदु पर दो दिशाएं होती, जो असंभव है। तो जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो अपने आप को कभी नहीं काटती हैं। अगर वो काटेंगी तो क्या होगा, उस बिंदु पर दो दिशाएं होंगी। जैसे अभी हमने पढ़ा है क्या,
कि एक विद्युत क्षेत्र रेखा थी, वहां पर हम लोगों ने एक टेंजेंट खींचा था, स्पर्श रेखा। तो क्या बता रही थी, उसकी दिशा को बता रही थी वो किस तरफ है। तो अगर मान लीजिए, अगर यहाँ पर देखिए, नीचे देखिए, अगर यहाँ पर ये हमारी क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा है और ये भी विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये दोनों क्या करेंगी, आपस में क्या करेंगी, यहाँ पर लिखा गया है कि कभी एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगर मान लीजिए काट रही हैं तो यहाँ पर हमारा दो क्या हो जाएगा, दो क्या हो जाता है, यहाँ पर हम लोग टेंजेंट खींच देंगे, जो कि हमारी दो स्पर्श रेखा खींच देंगे इस स्थान पर। तो हमारी क्या है, ये दो दिशा को बताएंगी। तो एक ही बिंदु पर कोई दो दिशा कैसे हो सकती है एक ही समय में। मान लीजिए मैं इस तरफ अपना फेस करके खड़ा हूँ और यहाँ नीचे किसी बिंदु पर खड़ा हूँ इस तरफ अपना फेस करके, तो यहाँ पर मेरे फेस के सामने एक ही तो दिशा होगी कि दो दिशाएं हो जाएंगी मेरे फेस के सामने। तो मेरे फेस के सामने एक ही दिशा है, तो एक ही बिंदु पर एक ही समय में एक ही दिशा होगी, जब तक कि आप दूसरे बिंदु पर न खड़े हों। तो वही यहाँ पर बात कही गई है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगर वो ऐसा करेंगी तो वहां पर दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि एक ही समय में एक ही बिंदु पर दो दिशाएं होना असंभव है। ये आप कॉमन सेंस से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इस चीज को आप समझ सकते हैं। तो हम पांचवा समझते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धनात्मक आवेश से निकलने वाली या क्या है, ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो देखिए यहाँ पर समझिए, धनात्मक आवेश से निकलने वाली, इसका मतलब है देखिए पॉजिटिव आवेश है, यहाँ से निकलने वाली या अनंत की तरफ से आ रही थी, तो ऋणात्मक पर हमारा क्या हो रही थी, समाप्त हो रही थी। तो ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होने वाली आगे क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर जो धनात्मक से निकलने वाली है, ऋणात्मक पर समाप्त होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या किसके समानुपाती होता है, किसके, आवेश के परिमाण के। इसका मतलब है जितनी रेखाएं निकलेंगी, यानी कि यहाँ देखिए एक रेखा निकली, दो रेखा निकली, तीन रेखा, चार रेखा, तो जितनी हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी उतने ही आवेश होंगे। इसके कहने का ये मतलब है मेन। तो धनात्मक आवेश से निकलने वाली या ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश के परिमाण के समानुपाती होती हैं। परिमाण मतलब जैसे कोई नंबर हो गया, परिमाण और दिशा आप लोग को पता होगा, तो परिमाण के समानुपाती होती हैं। इसका मतलब है जितना हमारे आवेश होंगे उतनी हमारी क्षेत्र रेखाएं होंगी। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर दो रेखाएं धनात्मक आवेश से अनंत की तरफ जा रही हैं, तो दो आवेश अनंत की तरफ जाएंगे। इसका कहने का मतलब तो यही है। और हमारा क्या है, पांचवा हो गया। अब छठवां देखते हैं। छठवां यहाँ पर है, एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं सीधी समांतर तथा समान दूरी पर होती हैं। तो जब भी हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र होता है, उसकी कंडीशन क्या है, रेखाएं होंगी सीधी समांतर और समान दूरी पर होनी चाहिए, तभी वो हमारा माना जाएगा कि वो एक समान विद्युत क्षेत्र है, अन्यथा हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। केस वन, इसका 4 केस है, 4 केस में इसको समझेंगे। तो पहला केस इसका है जो क्या है, यहाँ पर देखिए इनके बीच की दूरी समान है और क्या है, ये रेखाएं सीधी हैं और एक दूसरे के देख सकते हैं समांतर भी हैं। तो यहाँ पर इनका परिमाण क्या होगा, नियत होगा, और दिशा भी नियत है, यानी कि परिमाण समान है, दोनों रेखाएं सीधी हैं, सभी रेखाएं सीधी हैं, समान दूरी पर हैं और क्या है, समांतर है। तो हमारी परिमाण क्या है, नियत है, एक समान है। परिमाण सभी का परिमाण हमारा बराबर है और दिशा भी सभी का बराबर है। तो केस 2 में देखिए, केस 2 में हमारा परिमाण तो बराबर है लेकिन दिशा बराबर नहीं है, असमान है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये हमारे समांतर नहीं, ये समांतर है ही नहीं एक दूसरे को, ये सीधे भी नहीं है ये रेखाएं, तो हमारी ये दिशा को बताएंगी कि ये असमान है, ये बराबर नहीं है। हालांकि ये एक जैसी लाइंस हैं, तो ये हम क्या कह सकते हैं कि इनका परिमाण क्या है, एक समान है, ये परिमाण में बराबर हो सकती है, नियत हो सकती है। तो तीसरा केस क्या है, तीसरा केस आप देखिए, रेखाएं, कोई रेखा इधर जा रही है, कोई नीचे की तरफ जा रही है, कोई कहीं जा रही है, तो परिमाण और दिशा दोनों अनियत है, दोनों का पता नहीं है कि कौन कहाँ जाएगा, परिमाण किस तरफ है, दिशा क्या है, किस लाइन की दिशा क्या है, किस लाइन का परिमाण,
तो ये जितने भी लाइनें हैं इनका दिशा परिमाण हमारा समान नहीं है, अनियत है, असमान है। और चौथा केस देखिए, चौथा केस क्या है, यहाँ पर परिमाण तो नियत है, समान है। पहले तो देखिए कंडीशन को फुलफिल कर रही है कि नहीं, एक समान विद्युत क्षेत्र के कंडीशन को। तो पहले तो हमारी क्या होनी चाहिए, रेखाएं सीधी होनी चाहिए। तो ये रेखाएं तो सीधी हैं, समांतर होनी चाहिए। ये रेखाएं आप देख सकते हैं समांतर भी हैं, लेकिन समान दूरी पर नहीं है, तो समान दूरी पर भी होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए ये रेखाएं, इनके बीच की दूरी कुछ और है, इनके बीच की दूरी कुछ और है, तो ये रेखाएं हमारी समान दूरी पर नहीं है। तो इनका परिमाण क्या हो जाएगा, ये जब समान दूरी पर है ही नहीं तो इनका परिमाण असमान हो जाएगा, बराबर नहीं होगा। लेकिन दिशा क्या होगी, नियत होगी, क्योंकि ये रेखाएं सीधी हैं और समांतर हैं। तो इनकी अब आप इनकी दिशा भी देख पा रहे होंगे कि दिशा इनकी एक ही तरफ है, तो डायरेक्शन इनका समान होगा, बराबर होगा। तो छठवें गुणधर्म पर चलते हैं अपने विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के। ये क्या है, जहां विद्युत क्षेत्र शून्य होता है वहां बल रेखाएं नहीं होती। इसका अर्थ क्या है, जहां विद्युत क्षेत्र हमारा क्या होता है, शून्य, बिल्कुल होता ही नहीं, जीरो होता है, तो वहां बल रेखाएं होती ही नहीं। अब ये तो वैसे ही बात हुई कि जहां हमारा क्या है, तालाब है, जहां हमारा गड्ढा है ही नहीं, आप कह रहे हैं कि वहां पर गड्ढा है नहीं लेकिन वहां पर तालाब है। तो अगर जहां विद्युत क्षेत्र है ही नहीं तो वहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे होंगी भाई, वहां पर तो हो ही नहीं सकती ना। पहला जब कारण ही नहीं फुलफिल है तो दूसरा कैसे हो सकता है। जब गड्ढा ही नहीं है तो तालाब कैसे होगा, गहराई ही नहीं है तो तालाब कैसे होगा, और उसमें पानी कैसे होगा। तो वहां पर ऐसे ही विद्युत क्षेत्र जब शून्य है, कुछ है ही नहीं विद्युत क्षेत्र के नाम पर, वहां पर कुछ नहीं है, तो वहां बल रेखाएं क्या होंगी, नहीं होंगी, बल रेखाएं होंगी ही नहीं। बल रेखाओं को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। दोनों को एक ही नाम से जाना जाता है, दोनों को किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। तो यही कारण है कि आगे देखिए, यही कारण है कि आवेशित चालक के भीतर कोई बल रेखा नहीं होती है। इसी कारण से कि आवेशित, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र नहीं होता, क्योंकि विद्युत क्षेत्र नहीं होता इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी नहीं होती। तो इसलिए आवेशित चालक के भीतर देखिए, आवेशित चालक है, आवेशित चालक है, इस पर आवेश है, आवेशित चालक के भीतर हमारा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती हैं। इनके भीतर कोई बल रेखा नहीं होती है, विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है, तो उसके हमारे जो आवेशित चालक होता है, मान लीजिए आवेशित चालक है, इसके भीतर आवेश जो है अपने आप को ऐसे व्यवस्थित कर लेते हैं कि ये क्या करते हैं, हमारे विद्युत क्षेत्र को रद्द कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आगे क्या है, आवेशित चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा सतह के अभिलंबित होती हैं। आवेशित चालक के भीतर तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को खुद ही आवेश क्या करते हैं, वो ऐसे सिस्टम में व्यवस्थित रहते हैं, अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र को कैंसिल कर देते हैं। तो लेकिन आवेशित चालक के ऊपरी सतह पर, इस सतह पर, ऊपरी सतह पर हमारे क्या होते हैं, वो होते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, विद्युत क्षेत्र भी होता है और वो क्षेत्र रेखाएं भी होती हैं। तो कैसे, और उनको बोला गया है कि वो अभिलंबित होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, 90 डिग्री पर होती हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आवेशित क्या है, हमारा आवेशित चालक है, कोई गोला है। तो देखिए यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र रेखा हो गई, ये 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 हो गई। तो ये क्या है, आप देख सकते हैं अभिलंबित है, अभिलंबित, अभिलंबित है, ये सब 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर है। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चंस देखेंगे कुछ। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, नीचे स्क्रीन पर देखिए, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलम उत्तर दिशा में है। उस बिंदु पर रखे +4 माइक्रोकूलम -6 माइक्रोकूलम में आवेश पर विद्युत बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात करनी है हम लोगों को। तो चलिए ज्ञात करते हैं, आप लोग क्वेश्चन इसको नोट करते चलिएगा नीचे जो स्क्रीन पर है। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 की घात 6 न्यूटन दे रखी है। मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर है, कोई बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 की घात 6 न्यूटन है। तो यहाँ पर हमारा मेनली क्या दे रखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलम के
6 न्यूटन प्रति कूलम उत्तर दिशा में है। तो देखिए मान लेते हैं ये इसका ऐसा डायग्राम, और यहाँ पर हमारी वैद्युत क्षेत्र क्या है, इसकी तीव्रता 10⁻⁶ न्यूटन प्रति कूलम है। तो ये क्या है, उत्तर दिशा में है, नॉर्थ साइड में है। अब इसी वैद्युत क्षेत्र में, जो ये वैद्युत क्षेत्र है, इसी वैद्युत क्षेत्र में हमारा क्या कहा गया है कि +4 माइक्रो कूलम का आवेश रखा है। कहीं पर +4 माइक्रो कूलम का आवेश है। ये क्या है, +4 माइक्रो कूलम और -6 माइक्रो कूलम आवेश पर वैद्युत बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात करनी है। तो यहीं कहीं पर हमारा -6 माइक्रो कूलम आवेश भी रखा है इसी वैद्युत क्षेत्र में। तो क्या करेंगे, देखिए +4 माइक्रो कूलम है क्योंकि, तो यहाँ पर हमारी विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। इस आवेश ये आवेश जो हमारा है किस दिशा में है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वो प्लस से माइनस की तरफ होती है। तो ये प्लस है, तो इसकी दिशा हमारी नॉर्थ की तरफ होगी इस आवेश की। तो यहाँ से हम दिशा पता लगा सकते हैं, +4 माइक्रो कूलम आवेश की जो दिशा है वो नॉर्थ की तरफ से उत्तर की तरफ, और ये हमारा -6 माइक्रो कूलम आवेश जो है ये विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है, क्योंकि ये माइनस से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है। तो अब आगे हम ज्ञात करते हैं क्या इनका वैद्युत बल। दिशा तो हमने यहाँ से ही पता लगा ली है, अब इनका वैद्युत बल कितना है, इन पर, इस विद्युत क्षेत्र में इन पर कितना वैद्युत बल लग रहा है उसको ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसका फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोग पहले ज्ञात करेंगे। पहला हमारा क्या है, पहला दिया गया है +4 माइक्रो कूलम, तो इसका फार्मूला होता है F = Q × E। तो हमारा वैद्युत बल ज्ञात करना है, तो वैद्युत बल का फार्मूला है, और हमारा आवेश कितना दे रखा है, आवेश तो हमारा है +4 माइक्रो कूलम पहले वाले में, तो 4 हम यहाँ पर पुट करेंगे, और माइक्रो का अर्थ होता है 10⁻⁻⁶, तो इसके गुणा में 10⁻⁻⁶। देखिए +4 माइक्रो कूलम आवेश का मतलब होता है, इसको 4 गुणा 10⁻⁻⁶ कूलम, माइक्रो हटाएंगे तो इसका मतलब ये निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर -6 है। अब इनटू में हमारा विद्युत क्षेत्र कितना है, 10�6 न्यूटन पर कूलम, और हमारा वैद्युत बल कितना निकलेगा पहले वाले में, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ -6 है इसकी घात और +6 है, तो हमारा 4 न्यूटन आएगा वैद्युत बल इस पर लगेगा, पहला वाला। अब देखिए दूसरे पर, जहाँ की हमारा दे रखा है -6 माइक्रो कूलम आवेश पर कितना वैद्युत बल लग रहा है इसके क्षेत्र में। दूसरा यहीं पर करते हैं। दूसरा क्या है, -6 माइक्रो कूलम आवेश, और या इस पर पूछा है विद्युत बल कितना लग रहा है। तो देखिए इसका भी फार्मूला है हमारा विद्युत बल का, वही ऊपर लिखा गया है। इसको हम लोगों ने पूरे विस्तार में पढ़ा है इस फार्मूले को। तो देखिए क्या है, आवेश क्या दे रखा है, -6 माइक्रो कूलम। यहाँ पर बल में हम चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पर केवल 6 लिखेंगे। अगर बल निकालते हैं तो बल हमारे ऋणात्मक में नहीं हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर निगेटिव साइन नहीं यूज करेंगे। तो 6 गुणा ई हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र के यहाँ पर पहले माइक्रो कूलम, -6 माइक्रो कूलम बराबर 6 गुणा 10⁻⁻⁶ कूलम। तो माइक्रो का अर्थ ये हो जाएगा, अब यहाँ पर 10⁻⁻⁶ कूलम। अब विद्युत क्षेत्र आप लोगों को पता है इतना दे रखा है, तो यहाँ गुणा करेंगे, तो ये दोनों कैंसिल होकर फिर हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 6 न्यूटन आ जाएगा इस पर वैद्युत बल। तो जो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया +4 माइक्रो कूलम आवेश और -6 माइक्रो कूलम आवेश पर, उनकी दिशा और वैद्युत बल उन पर कितना लग रहा है वो दोनों। अब आगे चलते हैं हमारे दूसरे वाले क्वेश्चन पर। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग नीचे स्क्रीन पर देखिए, मैं बताता हूँ। मूल बिंदु 0,0,0 पर +5 माइक्रो कूलम बिंदु आवेश रखा है। तो देखिए कोई मान लेते हैं हम यहाँ पर, देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है क्या, मूल बिंदु दे रखा है, जहां पर मूल बिंदु पर बोला है हमको
कोई मूल बिंदु मान लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, इसका 0,0,0 इसका पॉइंट दे रखा है। यहाँ पर हमारा 5 माइक्रोकूलम आवेश दे रखा है। यहाँ पर इस बिंदु पर 5 माइक्रोकूलम आवेश रखा गया है। अब आगे हमारा एक बिंदु और दे रखा है, दूरियां मीटर में मानते हुए बिंदु 3,4,0 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब यहाँ से ऐसा कोई बिंदु है 3,4,0 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए मान लेते हैं यहाँ पर एक ऐसा कुछ फिगर अगर हम बनेगा तो बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये मूल बिंदु हो जाएगा हमारा, और ये वो बिंदु है जिस पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो और हमारा इस बिंदु पर प्लस 5 माइक्रोकूलम बिंदु आवेश रखा गया है। इस बिंदु पर ये जो बिंदु है, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, अगर हम लोग इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करना चाहें तो क्या होगा, वो दूरी ज्ञात करने के लिए हमारा फार्मूला होता है, अगर दो बिंदु दे रखे हो तो उनके बीच की दूरी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। हमारा पहले तो फार्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है, E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। तो पहले R ज्ञात कर लेते हैं कि R हमारा क्या है। R देखिए दो बिंदु दे रखे हैं, अंडर रूट पहला वाला है 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, प्लस में करेंगे 4 माइनस 0, यहाँ पर ऐसे होगा सबका, और हमारा क्या होगा प्लस 0 है ना, 0 माइनस 0 इसका स्क्वायर। इसका तो 0 ही आएगा, कोई उसका अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी दे रखा है तो लिखेंगे। तो 3 का स्क्वायर, यहाँ पर मैं डायरेक्ट करता हूँ, यहाँ पर देखिए 3 आएगा, 0 को माइनस करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, प्लस 4 आएगा तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 प्लस 0 माइनस 0, तो इसका वैसे ही रहेगा। तो देखिए 16 9 कितना होता है, 16 9 होता है 25। तो हमारा r बराबर कितना होगा, अंडर रूट में 25, और r इक्वल टू, क्योंकि 25 का अंडर रूट होता है 5, इसलिए अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा 5। तो जो हमारा r निकल कर के आ गया, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी r 5 निकल कर आ गया, और ये हमको बोला है क्या, दूरियां मीटर में मानते हुए, तो ये हम मीटर में मानेंगे। अब हमको क्या करना है, ये इस फार्मूले के प्रयोग करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ कहाँ ज्ञात करें यार, इस तो स्थान ही नहीं बचा, तो यहीं पर ज्ञात करते हैं। E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। तो E हमारा K क्या है, नियतांक है, नियतांक का मान आप लोगों को पता है, 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q हमारा क्या आवेश है, इस बिंदु पर हमारा आवेश जो दे रखा था उसको लिखेंगे, प्लस 5 माइक्रोकूलम, माइक्रो का पूरा विस्तार करते हैं, 5 गुणा 10 की घात -6, माइक्रो का होता है 10 की घात -6। तो दूरियां तो हम लोगों ने निकाला है 5 मीटर है इन दोनों बिंदुओं के बीच की, और 5 का क्या करेंगे स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, इन दोनों का जब हमारा गुणा होगा तो ये दोनों क्योंकि बेस समान है तो जो है घातें जुड़ जाती हैं, पावर्स जुड़ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो ऐड होंगी तो हमारे कितना हो जाएगा ये, और ये दोनों गुणा हो जाएगा। तो 9 5 45, 9 5 जा 45 इंटू 10 टू द पावर -9 में से 6 जाएगा तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर होगा 25, 5 का स्क्वायर 25। ओके, आई थिंक सही चल रहा है मामला। अब क्या करना है उसको देखिए, यहाँ से अगर कुछ कैंसिल होता है तो उसको कर लेते हैं, 5 से कैंसिल होगा, 5 का पहाड़ अगर पढ़ेंगे तो 5 9 45, 5 9 जा 45, और 5 5 25, 5 5 से 25, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9 5 बचेगा। अगर हम 9 को 5 से डिवाइड करेंगे अलग से तो हमारी क्या आ जाएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर -3, क्या होगा हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी आ जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी, यही हमारा क्या है आंसर है। तो एक और है संतुलन की स्थिति, समझ लीजिए।
जैसे मान लीजिए संतुलन की स्थिति अलग है, आप लोग इसको अलग से समझ लीजिए, अगर कहीं पर आ सकता है या पूछ सकता है तो संतुलन की स्थिति लिख लीजिएगा ऐसे आप लोग, संतुलन की स्थिति तो इसका क्या होता है, मान लीजिए दो आवेश हैं यहाँ पर और यहाँ पर मध्य में कोई आवेश, मान लीजिए Q1 है, Q2 है और मध्य में कोई आवेश X दे रखा है। तो जो हमारा Q1 आवेश के द्वारा X पर जो बल लगेगा और Q2 आवेश के द्वारा जो X पर बल लगेगा वो हमारा समान परिमाण का होना चाहिए। और इन जो Q1 और Q2 जो दोनों समान आवेश होने चाहिए, दोनों की प्रकृति समान होनी चाहिए। अगर ये प्लस है और मध्य में हमारा आवेश क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए, तो ये माइनस होना चाहिए। अगर ये दोनों माइनस है तो ये हमारा प्लस होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, संतुलन की अवस्था बनेगी। तो इस पूरे निकाय में क्या होना चाहिए, नेट बल शून्य आएगा, यानी कि Q1 द्वारा X पर जो बल लगाया जा रहा है और Q2 द्वारा X पर जो बल लगाया जा रहा है वो दोनों हमारा समान परिमाण का होना चाहिए, तभी क्या होगा, यहाँ पर नेट बल शून्य आएगा। जब नेट बल हमारा शून्य आता है तभी संतुलन की अवस्था बनती है। तो यहाँ पर ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं कुछ ग्राफ्स को देखते हैं, उसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं अपने ग्राफ को। तो हमारा पहला ग्राफ क्या है, पहला है प्लस क्यू, जो हमारा यहाँ पर देखिए प्लस क्यू आवेश है इसके केंद्र में। ये हमारा अपने चारों तरफ क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। ये हमारा क्या है, स्रोत आवेश है। तो ये जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है किस तरफ होगा, ये बाहर की तरफ होगा। और यहाँ पर हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरफ को बताई गई है, इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होगी, क्योंकि धनात्मक आवेश है इसलिए हमारा क्या होगा, विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा। और पहले तो समझिए कि ग्राफ हमारा ये क्या दर्शाते हैं, ग्राफ तो ये ग्राफ जो है हमारे दर्शाते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को और उनकी दिशा को। तो ये ग्राफ किसके लिए बनाया गया है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी r के बीच हमारा एक ग्राफ बनाया गया है। ये क्या है, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, दूरी के वर्ग के। तो इसका अर्थ है कि जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती चली जाएगी, उसके दोगुनी से, तेजी से। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। और ये हमारे वक्र दर्शा रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या है, प्लस पहले आवेश से दूसरे आवेश तक कैसे गमन कर रहा है, जा रहा है। तो वैसे ये ग्राफ है, देखिए यहाँ पर केवल हमारा क्या किया गया है, माइनस क्यू आवेश लिया गया है। माइनस क्यू आवेश में विद्युत क्षेत्र हमारा अंदर की तरफ होते हैं, आवेश के अंदर की तरफ, अनंत से अंदर की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी वही सेम चीज है, बस केवल यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ होगी, यहाँ पर ऋणात्मक आवेश के कारण। ओके, अब आगे चलते हैं। अगला वाला हमारा क्या है, अगला वाला देखिए, ये हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं और हमारे क्या है, विद्युत क्षेत्र के बीच जो ग्राफ है, ये भी हमको क्या बताएगा, दिशा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये पहली बात तो ये आवेशित कणों के बीच ये ग्राफ जो है दो तीन संदर्भों में यूज होता है। एक विद्युत द्विध्रुव के, उसको आप लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अब हमारा क्या है, आवेशित कणों के बीच और हमारा विद्युत क्षेत्र के बीच ये ग्राफ देखिए। यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है इसके केंद्र में, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है। वो क्या कर रहा है, जो माइनस क्यू आवेश होता है उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरफ होती है, अंदर की तरफ। और हमारा प्लस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ, विद्युत क्षेत्र उसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, कहने का मतलब ये। तो यहाँ पर जो परवलय बन रहा है वो किस कारण बन रहा है उसको समझिए। परवलय हमारा बनता है जब किसी भी आवेश को हम विद्युत क्षेत्र में लाते हैं। ये दोनों हमारे क्या है, स्रोत आवेश हैं। तो अगर हम किसी भी आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो उनका कुछ न कुछ प्रारंभिक वेग से आएंगे, जिस वेग से आएंगे वो वेग और यहाँ पर जो हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र का हमारा जो बल लगाता है उन पर, आवेश पर, उस पर आते हैं। और वो बल, उन दोनों के कारण हमारा क्या बनता है, परवलय बनता है। तो जहाँ पर ये दोनों लाइंस मिलती हैं, ये दोनों ग्राफ जहाँ पर मिलते हैं, ये दोनों आवेश,
उसके बीच में कहीं ना कहीं हमारा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र हमारा शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य के बराबर होती है। तो यहाँ पर भी कहीं भी हो सकती है जहाँ ये मिल रहे हैं। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा देखिए अंदर की तरफ है, यहाँ हमारी विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है बाहर की तरफ है इस धनात्मक आवेश के कारण। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू विद्युत क्षेत्र रेखाएं, प्लस क्यू और माइनस क्यू की विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो कि विद्युत क्षेत्र है वही अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। तो ये सॉरी ये हमारा देखिए विद्युत क्षेत्र इसका कहाँ से कहाँ तक है, माइनस से प्लस की ओर। तो ये देखिए ग्राफ कहाँ से जा रहा है, माइनस से जा रहा है, माइनस के क्वाड्रेंट से और प्लस के क्वाड्रेंट तक हमारा जा रहा है। तो माइनस से प्लस की तरफ हमारा जा रहा है ग्राफ। अब ये माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है तो देखिए यहाँ पर जो किस कारण जा रहा है, तो बल की दिशा जो हमारी होती है, जिस प्रकार के आवेश होते हैं वैसे उस प्रकार की हमारी बल की दिशा होती है, बल लगता है। तो अगर हमारा धनात्मक आवेश होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर चार खाने होते हैं ना, चार चतुर्थांश होते हैं। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चतुर्थांश में होगा, निगेटिव है तो निगेटिव। कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पर ग्राफ देखिए कैसे गया है, निगेटिव से हमारा किस तरफ, पॉजिटिव की तरफ। तो हमारा जो ये ऋणात्मक आवेश है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र हमारा विपरीत दिशा में लगेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो प्लस से माइनस की तरफ होती हैं और यहाँ पर क्या है, ग्राफ जा रहा है माइनस से प्लस की तरफ। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं के विपरीत दिशा में है, माइनस से प्लस की तरफ। अब यहाँ पर देखिए ये ग्राफ देखिए, समझते हैं। ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र इसका माइनस से प्लस की तरफ है इसमें भी। अब यहाँ पर केंद्र में हमारा प्लस क्यू आवेश है और यहाँ भी केंद्र में हमारा प्लस टू क्यू आवेश है। तो देखिए ये हमारा जो प्लस क्यू आवेश होगा वो प्लस क्यू आवेश पर प्लस टू क्यू आवेश ज्यादा बल लगाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक क्यू है, यहाँ पर दो क्यू है। ये ज्यादा प्रभावी होगा, ज्यादा पावरफुल होगा, ये कम पावरफुल होगा। तो इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा, क्योंकि दोनों धनात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों की बाहर की तरफ ही होगी, बाहर की तरफ, धनात्मक आवेश की बाहर की तरफ होती है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ग्राफ कैसे जाएगा, ग्राफ कैसे जाएगा और क्यों जाएगा। तो जो हमारा प्लस टू क्यू होगा उसका ग्राफ ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि वहां पर बल कम लग पाएगा, इस कारण से वो ज्यादा प्रभावी है। तो प्लस टू क्यू है तो इसलिए उसका ग्राफ नीचे नहीं हो पाता उतना जितना कि हमारा किसका होता है, प्लस क्यू का। तो यहाँ से देखिए ग्राफ कैसे जाएगा, इस ऐसे और ऐसे। तो हमारा कैसे जा रहा है ग्राफ, यहाँ पर प्लस टू क्यू से प्लस क्यू तक। तो ये हमारा ग्राफ है, इसका विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ है और यहाँ पर ये माइनस से प्लस की तरफ लग रहा है। तो क्योंकि दोनों तो धनात्मक आवेश है तो माइनस से प्लस की तरफ तो कोई बनता ही नहीं यार। लेकिन फिर भी यहाँ पर प्लस क्यू से प्लस टू क्यू यहाँ पर केंद्र में जो आवेश दिए गए हैं उनको मानकर हम लोग देखते हैं। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये क्योंकि ये हमारा ज्यादा प्रभावी है इसलिए हमारा क्या होता है, ये झुक नहीं पाता है, मतलब इस पर कम बल लगता है। प्लस क्यू पर जितना ये बल लगाता है उतना बल हमारा ये जो है इस पर नहीं लगा पाता। इस कारण से हमारा ऐसा ग्राफ बनता है नीचे की तरफ। तो प्लस क्यू हमारा नीचे की तरफ और प्लस टू क्यू हमारा थोड़ा ऊपर की तरफ होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग इसको नोट कर सकते हो।